दुनिया में चल रही एक सबसे बड़ी मीटिंग की, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए निकल चुके हैं। और यह मीटिंग इटली के मशहूर फिसानो शहर में चल रही है, जहां पर दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता G7 का हिस्सा हैं। इस मीटिंग में शामिल है कनाडा, इस मीटिंग में शामिल है फ्रांस, इस मीटिंग का हिस्सा है जर्मनी, जापान, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स और इसको होस्ट करने वाला इटली, यानी कि स्टेट लीडर भी G7 का हिस्सा है। इस समिट में शामिल होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया और इसमें इटली ने इंडिया के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मिस्र, केनिया, मोरिटानिया, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया और संयुक्त राष्ट्र का नाम शामिल किया है। इस मीटिंग यानी कि G7 की समिट में जो सबसे प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, उस पर भी आप गौर करिए। पहला मुद्दा है इंडो पैसिफिक, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जलवायु परिवर्तन, इसके साथ साथ पर्यावरण और शरणार्थी समस्या यानी कि माइग्रेशन, फिर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये G7 समिट इस बार संचालित की जाएगी। कल से ही लगातार इस समिट में शामिल होने वाले नेताओं की तस्वीरें आने लगी हैं और होस्ट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खुद इन सभी वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत कर रही हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की भी ऐसे ही वेलकम की तस्वीरें सामने आने लगेंगी। एक और खास बात, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब जॉर्जिया मेलोनी ने बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया तो हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए उन सभी का वेलकम किया गया। आपको याद होगा G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत किया था, तब पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा था। बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि इटली भारत का एक मजबूत दोस्त बनना चाहता है, सबसे मजबूत साथी बनना चाहता है और G7 को लेकर भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही उन्हें इस समिट का न्योता भिजवा दिया था। तब इन न्योतों को वर्ल्ड लीडर्स के प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर भरोसे के तौर पर देखा गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं जब भारत को इस संगठन में बतौर गेस्ट बुलाया गया हो। भारत सबसे पहले साल 2003 में इस समिट में शामिल हुआ और इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। भारत 11 बार इस समिट का हिस्सा रह चुका है और पिछले 5 साल से लगातार भारत को गेस्ट के तौर पर यहां इनवाइट किया जा रहा है। कई बार तस्वीरों से ऐसा लगता है कि भारत कोई गेस्ट नहीं बल्कि G7 का परमानेंट मेंबर हो। आपको बीते साल की वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े व्याकुल से नजर आए थे। ये तो हुई खबर। अब इस खबर का एक वैश्विक शक्ति सिस्टम वाला विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले 2022 की ये तस्वीरें आप देखिएगा। जो बाइडेन वॉक करते हुए आते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री थोड़े से बिजी थे, लेकिन जो बाइडेन आके उनसे हाथ मिलाते हैं और प्रधानमंत्री इसी गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात करते हैं। यह अमेरिका और भारत के मजबूत हुए रिश्तों की एक लाजवाब पिक्चर को आपके सामने रखता है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस खबर का एक वैश्विक शक्ति सिस्टम वाला एनालिसिस भी है। वो क्या है? 1980 के दशक में G7 देशों की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की करीब 60% थी। अब ये घटकर करीब 40% रह गई है। G7 के प्रभावशाली देशों के अलावा भविष्य में इनका प्रभाव और कम होने की संभावना है। यानी कि जो G7 देश एक वक्त पर दुनिया में सब कुछ तय कर लेना चाहते थे,
वो आज कुछ कमजोर हैं। एक वक्त पर ये सभी G7 देश ग्लोबल साउथ को एक कमजोर पक्ष के तौर पर देखते थे, यानी कि परसेप्शन यही था। उस पर आरोप भी लगते रहे कि G7 अमीर देशों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मकसद जिसको तैयार किया गया, बाकी दूसरे देशों का फेवर ये नहीं करता है। ये संगठन गरीब देशों को कभी कभार मदद जरूर करता है, लेकिन बड़े मुद्दों जैसे कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने के मामले में ये दूसरे देशों का साथ नहीं देता है। इन देशों ने महामारी के दौरान भी कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी गरीब देशों को देने से मना कर दिया था। अब आप याद करिए, भारत ने तब दुनिया के गरीब देशों की मदद बढ़ चढ़ कर की। ये बड़े फैसले लेने में दूसरे देशों में राय मशवरा नहीं करते। उदाहरण के तौर पर रूस और यूक्रेन जंग, जिसके बाद रूस पर तमाम सैंक्शंस, तमाम पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन इस G7 ने बाकी देशों से इसको लेकर कोई सहमति ही नहीं की। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब भी कोई रिफॉर्म की बात होती है तो इन 7 देशों की लॉबी मजबूत हो जाती है। ये देश अब अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों में समय के मुताबिक सुधार नहीं चाहते। WTO में अपने हित साधने में ये लगे रहते हैं, लेकिन आज समय का पहिया बदला है। आज G7 में शामिल देश भारत के इंतजार में बैठे हैं। आपको अभी अभी हमने दिखाया कि कैसे जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कितने व्याकुल नजर आए। आज फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके सभी देशों के नेता भारत की ताकत को स्वीकारते हैं, और यही वजह है कि भारत G7 का नया सदस्य भी बन सकता है। अब आप सोचिए, वेस्ट के जो देश दुनिया की दिशा तय करना चाहते थे, वो सारे नियम खुद बना लेना चाहते थे, वो अफ्रीकी और एशियन देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते, कहते रहे, आज भारत के लिए वेलकम कार्पेट बिछाकर बैठे हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहला, रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दूसरा, भारत की जीडीपी ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। तीसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और दुनिया के हर मुद्दे को उसके साथ डिस्कस करना चाहता है। चौथा, भारत ने हाल ही में अपनी G20 की अध्यक्षता को संपन्न किया और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। It is an opportunity for the Prime Minister to play an important role in one of the global platforms. And it's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister. And India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. So it is an opportunity also to speak on some of the issues which are very important to the global south. अब सवाल यह भी हो सकता है कि हमें इस G7 मीटिंग में जाने से क्या ही फायदा होगा। दरअसल G7 में कई ट्राइलैटरल यानी कि जरूरत के मुताबिक अलग अलग 3 देशों की मीटिंग होती है। इसमें भारत भी किन्हीं 2 देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेंड। ऐसे में G7 की बैठक में शामिल होकर हम विकासशील देशों का नजरिया G7 के अमीर देशों के सामने रख सकते हैं। वहीं G7 के देश भी भारत की कई बातों से सहमत नहीं, जैसे कि हमारे वर्कर्स को फ्री वीजा इशू करना। दूसरी तरफ भारत G7 देशों के दूसरे देशों में सत्ता पलटने और दखल अंदाजी की पॉलिसी से सहमति नहीं रखता है। यूएन में फैसला हुए बिना ही ये देश दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं और इससे भारत डिसएग्री करता है। ऐसे में भारत अगर इन मीटिंग्स का हिस्सा होता है तो वो मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकता है।
और ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो न सिर्फ अपने विजन बल्कि अपनी क्लैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। और G7 में अतिथि देश के तौर पर शामिल होने के नाते उसी विजन को और उसी क्लैरिटी को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान या फिर G7 देशों की मीटिंग के दौरान रखने का ये एक बड़ा मौका भारत के लिए होगा, जिसमें साउथ की आवाज बनकर, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर नरेंद्र मोदी अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे।